हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। तो आज हम लोग चैप्टर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन, यानी समतल में गति। हम लोग इसके पहले थर्ड चैप्टर में भी मोशन के बारे में ही पढ़ाई किए थे, लेकिन थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ाई किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, आप लोग को पता होगा। तो आज हम लोग मोशन इन ए प्लेन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें वेक्टर का यूज आएगा। तो हमें सबसे पहले इसमें जो है वेक्टर एंड स्केलर को हम इसमें पहले स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज़ वेक्टर एंड स्केलर। लेकिन हम लोग पढ़ कौन सा रहे हैं, चैप्टर 4। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं वेक्टर एंड स्केलर, यानी सदिश और अदिश। तो चलिए, ये सदिश और अदिश यानी वेक्टर एंड स्केलर, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो हर चैप्टर के अंदर ये वेक्टर और स्केलर आएगा, और अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको जो है हर चैप्टर में परेशान करेगा। और आप अपने 12th वाले भैया लोग से भी पूछ सकते हैं कि जो लोग इसको नहीं पढ़ा है वो लोग 12th में कितना परेशान रहता है। तो आप लोग इसको जो है खूब अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए, हम लोग जो है वेक्टर एंड स्केलर जो चैप्टर है इसको अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, तो ये वेक्टर और स्केलर क्या होता है पहले हम इसको नहीं समझेंगे। आपको ये समझना है कि ये वेक्टर स्केलर कौन होता है, यानी वेक्टर और स्केलर कौन होता है या कौन नहीं होता है, इसी के बारे में हमको पढ़ाई करना है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब आगे बढ़िए दोस्तों। आप लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी का नाम जरूर सुने होइएगा। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। तो देखिए, इस फिजिकल क्वांटिटी को ही डायरेक्शन के आधार पर, किसके आधार पर, डायरेक्शन के बेस पर इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। बहुत से लोग इसको 3 पार्ट में कहते हैं, लेकिन एक्चुअली मेन इसका 2 ही पार्ट है। यानी डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग जो है 2 पार्ट में बांट दिए हैं, लेकिन कुछ लोग इसको 3 पार्ट में बताता है, लेकिन वो तीसरा पार्ट आपको अभी हम समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। इसका एक पार्ट है वेक्टर यानी सदिश, और सेकंड पार्ट है स्केलर यानी अदिश, और कुछ लोग इसका थर्ड पार्ट बोलते हैं वो होगा टेंसर। लेकिन आपको तीसरे पार्ट पर जो है ध्यान नहीं देना है, लेकिन हम इसको समझा देते हैं, टेंसर। अब देखिए, तो फिजिकल क्वांटिटी को ही डायरेक्शन के आधार पर यानी दिशा के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में, वेक्टर एंड स्केलर। तो इसका मतलब हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, या तो वो वेक्टर होगा और नहीं तो वो क्या होगा, स्केलर होगा। यानी या तो वह वेक्टर होगा और वेक्टर नहीं हुआ तो वह क्या होगा, स्केलर होगा। तो चलिए, हम यहाँ से इतना तो कंफर्म हो गया हमारा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ ही वेक्टर होता है या स्केलर होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप लेंगे या तो वह वेक्टर होगा, अगर वह वेक्टर नहीं है तो वह स्केलर होगा, या लेकिन इस दोनों में से कोई ना कोई वह एक होगा, वेक्टर होगा या स्केलर होगा।
चलिए, अब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होता है और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होता है, इसके लिए हम कुछ कंडीशंस को पढ़ लेते हैं। कंडीशंस यानी शर्तें। तो देखिए, सबसे पहला शर्त कहता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई? परिमाण। और स्केलर हम तीनों में लिखते चलते हैं, और इसमें भी हम एक में क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड। इसमें भी हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। हम इसमें भी एक में क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। अब सबसे पहला नंबर बात, मैग्नीट्यूड वेक्टर के पास भी होता है, मैग्नीट्यूड स्केलर के पास भी होता है, और मैग्नीट्यूड टेंसर के पास भी होता है। यानी हम ऐसे कहें कि मैग्नीट्यूड के बेसिस पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सा क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम नहीं बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं डायरेक्शन यानी दिशा। इसमें भी हम लेते हैं डायरेक्शन यानी दिशा, और इसमें भी हम ले लेते हैं डायरेक्शन यानी दिशा। अब देखिए, डायरेक्शन यानी वेक्टर में ये डायरेक्शन होता है, स्केलर में देखिए, अब जो बच्चा इसको जानता है इस ढंग से कि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है डायरेक्ट कहने से बेटर है कि स्केलर में डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहिए। यानी इसमें डायरेक्शन हो भी सकता है, या आप ऐसे कहिए डायरेक्शन नहीं भी हो सकता है। यानी इसमें डायरेक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आपको हम अभी तुरंत क्लियर करते हैं। देखिए, और इसमें जो लोग समझाता है कि टेंसर में डायरेक्शन होता है, लोग क्या समझाते हैं कि टेंसर में डायरेक्शन होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, अब थोड़ा और क्लियर होगा, बस 2 मिनट आप लोग बर्दाश्त करिए। और तीसरा होता है वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित। इसमें भी हम तीसरा लेते हैं वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, और इसमें भी हम लेते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब देखिए, बच्चे क्या समझते हैं, ये वेक्टर जो है वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, स्केलर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, और ये जो है टेंसर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। कंफ्यूजन आपको इसी दोनों में है। यानी हमने आपको क्या बताया कि आपको टेंसर को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ लीजिए लोग कंफ्यूज कहाँ रहता है, यानी बच्चे कंफ्यूज कहाँ रहते हैं। देखिए, बच्चे ये दिमाग में सेट कर लेते हैं, उनके माइंड में सेट हो गया कि डायरेक्शन स्केलर में होता ही नहीं है। अब जिसके दिमाग में ये बात सेट हो गया कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब अब वो क्या समझेगा कि भाई जब वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? स्केलर। लेकिन हम आपको क्या बताएं, डायरेक्शन हो भी सकता है, यानी रेयर केस में इसमें कुछ केस ऐसा आएगा जिसमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी स्केलर होता है, लेकिन माने जनरली इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन कुछ रेयर केस है जिसमें डायरेक्शन हो भी सकता है। अगर आप इसको इस ढंग से पढ़िएगा तो टेंसर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप समझेंगे कि इसके पास डायरेक्शन नहीं ही होता है तो फिर आपको एक तीसरा टेंसर बताना पड़ेगा, और बच्चे इसको इस सेट करके दिमाग में पढ़ते हैं। तो हम आपको क्या बताएं कि आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? तो देखिए, कन्फ्यूजन कहाँ पैदा होता है। करेंट, हम लोग नाम सुने हैं करंट का, यानी विद्युत धारा का नाम हम लोग सुने हुए हैं, विद्युत धारा का। अब मान लीजिए हमारे पास जो है ये एक वायर है, ये एक वायर है, और यहाँ से ये एक वायर ऐसे निकला। यहाँ से मान लीजिए करंट आया 2 एम्पियर, यहाँ से करंट आया 3 एम्पियर, तो 2 एम्पियर आया 3 एम्पियर आया, तो यहाँ से टोटल कितना जाएगा भाई? 5 एम्पियर जाएगा। तो देखिए,
हम बताए कि इस तार में इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर आया और इस तार में इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर आया, यानी करंट के पास डायरेक्शन है, बट इसको हम 3 और 2 5 कर दिए, यानी डायरेक्ट जोड़ दिए, यानी वेक्टर अलजेब्रा का इसमें इस्तेमाल हमने नहीं किया। वेक्टर अलजेब्रा क्या है? तो वेक्टर अलजेब्रा एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रा आपको इसमें सिखाया जाएगा, जिसमें वेक्टर क्वांटिटीज को हम कभी भी डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग जो है एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रा पढ़ते हैं, वही क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। तो हम आपको क्या सिखाए? जिसके पास डायरेक्शन हो वो क्या होता है? वेक्टर। तो सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, डायरेक्शन होने के बावजूद जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा वो वेक्टर होगा। यहां क्या सिखाया आपको? डायरेक्शन हो भी सकता है और डायरेक्शन नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा। तो अब बताइए, करंट के पास डायरेक्शन है, लेकिन 3 और 2 कितना हुआ? 5 हुआ, और ये वेक्टर अलजेब्रा नहीं है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा आपको सिखाया जाएगा आगे, जो एक अलग तरह का अलजेब्रा होता है। ये तो हम लोग बचपन में साधारण जोड़ घटाव पढ़े हैं, वही है। यानी इसके पास डायरेक्शन है बट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ आपको दोनों बात बताया गया है, डायरेक्शन हो भी सकता है लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? करंट को स्केलर बोल देंगे। क्या बोलेंगे? स्केलर। और कुछ बच्चे इसको टेंसर बोलते हैं। टेंसर क्यों बोलते हैं? तो वो अपना एक अलग तरह का माइंडसेट बना लेते हैं। मैग्नीट्यूड है इसके पास, अच्छा देखो डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यही बात तो हम स्केलर में भी सीखे हैं, इसलिए टेंसर को फिर आगे एक नया बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्केलर और वेक्टर के माध्यम से ही आप इसको क्लियर कर सकते हैं। टेंसर एक नया क्वांटिटी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ से वेक्टर किसको कहते हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो कहता है कि वह क्वांटिटी, चूंकि वेक्टर या स्केलर कौन होगा? क्वांटिटी ही होगा। तो वह क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर हम किसको बोलते हैं? तो दोज क्वांटिटीज विच have magnitude, those quantities which have magnitude, direction and also follow vector algebra is called vector। यानी वे क्वांटिटीज, वे राशियां। अच्छा कैसा क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है वो क्या होगा? वेक्टर होगा। यानी वे सभी भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण हो, दिशा हो तथा जो सदिश बीजगणित का पालन करते हों, सदिश कहलाता है। अब चलिए, अब स्केलर किसको बोलेंगे? तो देखिए स्केलर का डेफिनेशन काफ़ी ध्यान से समझिएगा। क्या बोलता है? तो दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड तो इसमें भी होता है। मैग्नीट्यूड यानी देखिए मैग्नीट्यूड तो इसमें भी होता है, लेकिन यही आपको जो है ध्यान से लिखना है। डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात को जब आप जिक्र कर दीजिएगा डिफिनीशन में तो फिर आपको टेंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी दोज क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड कॉमा मे बी डायरेक्शन और या मे नॉट बी डायरेक्शन।
यानी इसको क्लियर कर लीजिए। मे बी डायरेक्शन, डायरेक्शन हो भी सकता है, या मे नॉट बी डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं भी हो सकता है, बट लेकिन नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को वह फॉलो नहीं करेगा या नहीं करना चाहिए, इज कॉल्ड स्केलर। इज कॉल्ड स्केलर यानी क्या सीखे, वे सभी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल होगा, बट मे बी डायरेक्शन, डायरेक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन सीख लीजिए जनरल केसों में नहीं ही होता है, कुछ खास स्पेशल केस है जिसमें होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्केलर होता है। और नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा इज कॉल्ड स्केलर। अब आप इस डिफिनीशन को पढ़ लिए तो आपको अब इसको टेंसर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी मैग्नीट्यूड तो होगा, डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा। अब इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं। तो क्या बोला, वे सभी भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण हो, यानी परिमाण होगा लेकिन दिशा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरल केसों में डायरेक्शन नहीं ही होता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु जो सदिश बीजगणित का पालन नहीं करता हो स्केलर यानी अदिश कहलाता है। स्केलर यानी अदिश कहलाता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग यहाँ से जो है स्केलर और वेक्टर का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, और एक कोई व्यक्ति है जो यहाँ से आपको यहाँ तक एक सीधा डायरेक्शन में गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। और एक कोई व्यक्ति है जो यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आया, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अब देखिए मेन मुद्दा हमारा क्या है, डायरेक्शन। तो आप बताइए, ये जो व्यक्ति है यहाँ पर, मान लीजिए ये क्या है, राम है, और ये कौन है, श्याम है। तो बताइए राम जब ए से बी तक पहुँचा तो उसका डायरेक्शन फिक्स है कि बदल रहा है, ये इसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। तो भाई इसके पास एक निश्चित डायरेक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट के पास निश्चित डायरेक्शन होता है। इसका मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। और श्याम जिस रास्ते से गया है वो क्या है, डिस्टेंस है, और उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, यानी डिस्टेंस हो गया अदिश और डिस्प्लेसमेंट हो गया सदिश। इसी में देखिए हमको पता है डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेलोसिटी यानी वेग। क्या यूज करते हैं, वेग। तो अब आप हमें बताइए वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है कि नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। और डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पीड। तो क्या स्पीड के पास डायरेक्शन है जी, नहीं डायरेक्शन है, यानी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर। यानी
अब आप इस बेसिस पे ये देख सकते हैं कि कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सा क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। तो जिसके पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो वो क्या है, स्केलर है। चलिए अब इस तरीका से आप 11th क्लास और 12th क्लास में बहुत सारे क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। तो जब जब हम लोग जिस जिस क्वांटिटीज के बारे में पढ़ाई करेंगे उस समय हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सा क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी सदिश का रिप्रेजेंटेशन, निरूपण। सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण या सदिश को हम कैसे दर्शाते हैं। तो देखिए आखिर ये टॉपिक हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, तो आप कहिएगा सर v होता है। फिर हम आपसे पूछे ठीक है बुआ तो बताओ स्पीड का सिंबल क्या होता है, तो आप कहिएगा सर v ही होता है। तो आप वेलोसिटी को भी v से लिख रहे हैं, स्पीड को भी v से लिख रहे हैं, जबकि ये वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। ये क्या होता है, वेक्टर, और ये क्या होता है, स्केलर। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर भी v हो और यहाँ पर भी v हो और हम इसका नंबर दे देते हैं 1 और इसका नंबर दे देते हैं 2 और हम आपसे पूछते हैं कि बताओ एक नंबर क्या है, वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी है या स्पीड है, ये वेक्टर का सिंबल है कि स्केलर का है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि दोनों तो एक जैसा दिख रहा है। तो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए या वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एरो का। यानी v के ऊपर अगर हम एरो लगा दिए तो अब ये हो गया वेक्टर का सिंबल, और वेक्टर कौन होता है, वेलोसिटी। तो इसलिए हम क्या लिख दिए इसको, वेलोसिटी वेक्टर। या हम आपको ऐसे कहें कि अगर इस v के ऊपर हम सिंबल यानी एरो देंगे और स्पीड के ऊपर एरो नहीं देंगे, तो भाई इसके ऊपर एरो दे दिए मतलब क्या पता चल गया कि ये वेक्टर है, और हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर है। तो आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, जिसके ऊपर एरो दिया हो वो वेक्टर होता है, जिसके ऊपर एरो नहीं दिया हो वो स्केलर होता है। या आपको जब भी आज के बाद वेक्टर लिखना होगा तो आप उसके ऊपर एरो बिल्कुल देंगे। तो चलिए अगर इसमें अब ऐसे दे देता, एरो यहाँ लगा देता, तो आप कहते कि नहीं सर ये तो वेक्टर होगा और ये क्या होगा, स्केलर होगा, क्योंकि इसके ऊपर एरो है और इसके ऊपर एरो नहीं है। तो इसका सबसे पहला नंबर पॉइंट कि अगर एरो हम लगा देते हैं किसी क्वांटिटी के ऊपर तो वो किसका सिंबल हो जाता है, वेक्टर का। तो इस v को आप क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी वेक्टर। या अगर इसी v को हम बोल्ड लेटर में लिख दें, अगर इसी v को हम किस में लिख दें, बोल्ड लेटर में, तो ये भी आपको जो है वेक्टर ही पढ़ा जाएगा। इसको अब हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी वेक्टर। अगर हम इस v के ऊपर ये बार का सिंबल लगा दें तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी वेक्टर। यानी आज के बाद आपको 3 तरीका से समझ लेना है। अगर किसी क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एरो लगा है मतलब वह वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसको मोटे लेटर से लिखा गया है तो वो भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसके ऊपर अगर बार का साइन लगा है तो वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, ये है ए और ये है ए के ऊपर एरो लगा दिए, तो क्या हम इसको ए वेक्टर कहेंगे, नहीं बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए चाहे ए वेक्टर। तो एरो लग गया मतलब वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एरो नहीं लगा मतलब वो स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए हम फोर्स के बारे में लिख रहे हैं और यहाँ एनर्जी के बारे में लिख रहे हैं, तो फोर्स वेक्टर होता है तो इस पर एरो लगाएंगे, और एनर्जी वेक्टर नहीं होता है इसलिए इसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, एरो से करते हैं। यानी एरो जिस पर लगा हो वो वेक्टर है और एरो नहीं लगा हो तो स्केलर है। और सिर्फ एरो ही नहीं, एरो, बोल्ड लेटर या ए रिकरिंग या बार। अब इसमें सबसे ज़्यादा यूज हम इसी का करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं, एरो का करते हैं। तो आज के बाद अगर किसी क्वेश्चन में, किसी बुक में हमको अगर किसी क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एरो दिखेगा मतलब हम क्या समझेंगे कि वह वेक्टर क्वांटिटी है, और एरो नहीं दिखेगा तो हम क्या समझेंगे, वह स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो है अगले क्लास का बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।